यू आर वॉचिंग एग्ज़ाम इनसाइट। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को, जो कि बिहार एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 23/11/2013 को संपन्न हुई थी। इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स और सामान्य अध्ययन के प्रश्न हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अंग्रेजी एवं हिंदी तथा सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो कि जो लोग भी नए हैं मैं उनको ये बता दूं कि ये स्पार्क पब्लिकेशन का सेट मैंने करवा रखा है अभी। कुल इसमें अभी तक आपको 11 सेट्स हो रखे हैं और ये 12वां सेट है। तो जो लोग भी नए हैं वो चैनल विजिट करके वहाँ से उसको देख सकते हैं, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो जाइए और प्लीज़ उसको देखिए, क्योंकि PYQs को देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होगा और लगभग आपके 60% सिलेबस जो है ना इस वीडियो से ही कवर हो जाने वाले हैं। क्योंकि PYQs बनाने का यही मतलब होता है कि आप मतलब एक आइडिया है आपको कि क्या पूछा है और आगे क्या पूछने वाला है, तो उस हिसाब से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को मोड़ दे सकते हैं। क्योंकि अब तो एग्ज़ाम डेट आ गया है तो थोड़ा फास्ट होना चाहिए ना, तो इसी वजह से स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को। और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक से और सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग द वीडियो। पहला क्वेश्चन है अंग्रेजी एवं हिंदी का है। ड्यू टू डैश रेनफॉल दिस ईयर दे हैड टू डैश वाटर सप्लाई। तो डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे, क्या होना चाहिए फिलिंग द ब्लैंक्स में। तो यहाँ पे देखिए, ड्यू टू स्कैनिटी ऑफ रेनफॉल दिस ईयर दे हैड टू प्रोवाइड वाटर सप्लाई। आगे है आपको टू टेक अ लीप इन द डार्क। टू टेक अ लीप इन द डार्क, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको टू डू अ हेजार्डस थिंग विदाउट एनी आइडिया ऑफ द रिजल्ट। आगे है डू नॉट ऐड फ्यूल टू द फायर। डू नॉट ऐड फ्यूल टू द फायर बिकॉज इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको एग्रेवेट ट्रबल। क्या हो जाएगा एग्रेवेट ट्रबल। आगे है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स एट अ डिस्टेंस। किस चीज़ का यूज़ करते हैं हम लोग डिस्टेंस मतलब देखने के लिए, तो ये है आपको टेलीस्कोप का, ना कि माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप तो हम लोग देखते हैं ना कि मतलब जो छोटी चीज़ है उसको बड़ा करने के लिए। यहाँ पे दिखा हुआ है कि आपको व्यूइंग ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा टेलीस्कोप। आगे है स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट अ मॉरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा पैरेबल। क्या हो जाएगा पैरेबल। आगे है माई फादर स्ट्रेन्ड एवरी नर्व टू इनेबल मी टू गेट सेटल इन लाइफ। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर आपको, ये है ऑप्शन बी वर्कड वेरी हार्ड। तो यहाँ से अभी जो आप लोग देख रहे हैं ना इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे आपको है कि फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। दूसरा देखिए टू टेक अ लीप इन द डार्क, इसका क्या मतलब होता है टू डू अ हेजार्डस थिंग विदाउट एनी आइडिया ऑफ द रिजल्ट। मतलब ये आपको एक टाइप से ना मुहावरा टाइप का है, जैसे डू नॉट ऐड फ्यूल टू द फायर, तो इससे क्या हो जाता है ट्रबल क्रिएट होगा ना, एग्रेवेट ट्रबल हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंट जिससे दूर की चीज़ें देख सकते हैं वो आ गया आपको। स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट अ मॉरल ऑफ स्पिरिचुअल ट्रूथ, इसका क्या होता है मतलब, तो ये हो गया माई फादर स्ट्रेंड एवरी नर्व टू इनेबल मी टू गेट सेटल इन लाइफ। अगर मतलब इंग्लिश है तो इसका हिंदी तो आप लोग को नहीं मिलेगा, तो उस हिसाब से आप लोग इसको समझिएगा कि मेरे जो मतलब थोड़ा बहुत तो इंग्लिश आना भी चाहिए। अगर आपको पूछता है बिहार एसएससी में या बिहार दरोगा में, हर एक एग्ज़ाम में आपको थोड़ा सा वो आपको नैरेटिव डायरेक्शन ये सब थोड़ा सा देता है, तो इसमें ज़्यादा घबराना नहीं है। ये एग्ज़ाम जो था ना स्टेनोग्राफर का था, इसलिए इसमें इतना ज़्यादा आपको इंग्लिश और हिंदी दिख रहा है। वैसे तो बिहार एसएससी में इतना दिखेगा नहीं, तो बस यहाँ से देखिए किस टाइप का पैटर्न है। आगे है मेलिस इज अ फीलिंग दैट वी शुड ऑलवेज अवॉइड। क्या होना चाहिए यहाँ पे सही आंसर आपको इलविल। क्या होना चाहिए इलविल। आगे है द अपोजिट मीनिंग ऑफ इम्प्लीकेट इज। इम्प्लीकेंट का अपोजिट मीनिंग क्या होता है आपको, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 8 का, ये है आपको सी। आगे देखिए डायरेक्शन आपको आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में आपको डायरेक्शन है। तो यहाँ पे है सी सेड टू देम डोंट मेक अ नॉइज, ये होता है आपको डायरेक्शन। और इस टाइप की जो डायरेक्शन के क्वेश्चन है ना, ये आपको मेनली देखने को मिलेंगे बिहार एसएससी में, बिहार दरोगा में या कांस्टेबल में, इस टाइप के मिलेंगे। ये आपको बहुत कम मिलेगा। हाँ, ये फिलिंग द ब्लैंक्स मिल सकता है आपको, प्रपोशन मिल सकता है, लेकिन ये जो है ना आपको नरेशन, ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा देखने को। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, सी सेड टू देम डोंट मेक अ नॉइज। तो इसका सही आंसर क्या है आपको, सी आस्क देम टू नॉट मेक अ नॉइज। क्या है, सी आस्क देम टू नॉट मेक अ नॉइज। आगे है गेट द बॉक्स ब्रोकन। गेट द बॉक्स ब्रोकन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा गेट समवन टू ब्रेक द बॉक्स। आगे आपको हिंदी के क्वेश्चन है सांसारिक का शुद्ध रूप क्या है। सांसारिक का शुद्ध रूप, तो यहाँ पे देखिए अशुद्ध लिखा हुआ है, तो इसका शुद्ध रूप कौन सा नंबर है, तो ये तो काफ़ी इजी है, आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित वर्णों के मेल से बने मानक हिंदी शब्द को पहचानिए।
तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आप लोग देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो इसका सही आंसर आपको अनुभूति। क्या है? अनुभूति है। आगे है अतिरिक्त शब्द में डैश उपसर्ग है। तो अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग है आपको? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये है आपको अति। क्या है? अति इसमें उपसर्ग है। आगे है थकावट शब्द में डैश प्रत्यय है। तो क्या है आपको थकावट में प्रत्यय? तो ये है आपको आवट, थकावट। आगे है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ये आपको वर्ण होती है। आगे है इनमें से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है आपको, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तेज। क्योंकि यहाँ पे अनल, पावक और आग, इससे ये भी याद रखिएगा कि अग्नि का पर्यायवाची क्या क्या है। तो अनल है, आग है और पावक है, तेज नहीं है। आगे देखते हैं उन्नति शब्द के सही विलोम शब्द विकल्पों में से चुनिए। उन्नति, तो क्या हो जाएगा इसमें सही आंसर इसका? तो ये हो जाएगा आपको अवनति। आगे पत्थर की लकीर मुहावरा का सही अर्थ विकल्पों में से चुनिए। पत्थर की लकीर, तो इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? पत्थर की लकीर का, तो ये है आपको दृढ़ रहना। क्या हो जाएगा? दृढ़ रहना। तो इससे क्या समझ में आता है कि बिहार एसएससी के एग्जाम के लिए एकदम दृढ़ रहना है, पत्थर की लकीर बांध लीजिए कि एग्जाम निकाल ही लेना है। आगे देखते हैं कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है आपको? तो ये है आपको कवियत्री। आगे है कालांकित शब्दों के कारक भेद के उचित विकल्प को चुनिए। गीता ने दूध पिया, तो इसमें क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? गीता ने दूध पिया, तो ये है आपको कर्ता कारक। क्या है? कर्ता कारक। आगे देखते हैं सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को। यहाँ से आप लोग को आइडिया हो गया होगा कि इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और हिंदी में। वैसे तो आपको ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे देखने को, ये वैसे भी 2013 का पेपर है स्टेनोग्राफर का, जो कि बिहार एसएससी ने कंडक्ट करवाया था उस टाइम में। लेकिन आपको हिंदी और इंग्लिश जो है ना, इस टाइप के दिखने को मिल सकते हैं। जो नरेशन है आपको दिखा, या मुहावरा जो दिखा आपको, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, हिंदी तो आपको मिलेगा ही इस टाइप का, लेकिन इंग्लिश थोड़ा सा हो सकता है इससे थोड़ा ईजी पूछे। आगे देखिए सामान्य अध्ययन के प्रश्न। राज्यसभा की नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये कितनी है? तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन, कितनी है? 12। और मैंने हर बार जब भी ये क्वेश्चन आया है तो मैंने आपको बहुत ही क्लियर बताया है कि अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछे कि लोकसभा में नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी है, और अगर ऑप्शन में 2 दे दे, क्योंकि पहले 2 थी लेकिन वो ख़त्म हो गई हो, कब ख़त्म हुई, अगर ऐसा क्वेश्चन भी पूछे कि लोकसभा में जो 2 नामांकित सदस्यों की जो संख्या थी उसको ख़त्म कर दिया गया है, तो कौन सा बिल आया था? तो ये आपको कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था? तो ये आपको आया था 104। कितना? 104 आया था। आगे है धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है आपको? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये है आपको ऑप्शन डी, राजनीतिक और सामाजिक दर्शन की व्यवस्था जो किसी एक धर्म का पक्ष नहीं ले, उसी को बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता। आगे है शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? ये है आपको जब अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श उठाया जाता है। आगे देखते हैं इनमें से राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है आपको भारत का उपराष्ट्रपति। कौन होता है? भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है ना, वही आपको राज्यसभा का अध्यक्ष भी होता है। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि अभी भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। और मतलब बताना तो बनता ही है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो किसी ना किसी रीज़न से पूछा जा रहा होगा। क्योंकि अगर आप लोग को लगता है ना कि इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ दिया गया कि अरे उपराष्ट्रपति कौन है बताइए, क्योंकि वहाँ पे अगर पूछ देगा ना जल्दी जल्दी में, तो लोग जो इजी क्वेश्चन होता है ना उसको भी गलत मार्क करके चले आते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग भारत के संसद में कौन कौन से अंग होते हैं, ये भी देखिए। देखने के लिए तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए टफ होगा, लेकिन जो लोग भी थोड़ा बहुत पढ़े हैं उनको पता है कि काफ़ी इजी है। लेकिन वहीं पे अगर आप लोग जल्दी जल्दी में मारिएगा ना कि राष्ट्रपति की जगह पे प्रधानमंत्री टिक कर दिए, बी की जगह पे सी, तो क्या होता है, नंबर तो चला जाता है ना। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस एकदम बना के देखिए कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इससे क्या बनता है, भारत का संसद बनता है। आगे है संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पे बोल रहा है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये कौन हो जाएंगे आपको, BR अम्बेडकर। कौन थे, भीमराव अम्बेडकर। आगे है भारत का संविधान अस्तित्व में कब आया था। तो भारत का संविधान अस्तित्व में कब आया था, तो ये आया था आपको 26 जनवरी 1950 को। कब, 26 जनवरी 1950 को आया था। आगे है कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही इसका निर्णय करता है। आगे है पंचायती राज क्या है। पंचायती राज कितनी स्तरीय व्यवस्था है, तो ये आपको 3 स्तरीय व्यवस्था है। क्या है पंचायती राज, तो ये आपको 3 स्तरीय व्यवस्था है।
और पंचायती राज किससे रिलेटेड है? तो ये आपको 73वें संशोधन से रिलेटेड है। किससे है? 73वें संशोधन से रिलेटेड है। आगे देखते हैं हम लोग, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये आपको शुक्र को कहा जाता है। किसको? शुक्र को। आगे है, नक्शे तथा ग्लोब पर अंतर विभाजक लाइनें कौन सी है? नक्शे और ग्लोब पर कौन सी है अंतर विभाजक लाइन? तो इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए अक्षांश, लंबाई और भौगोलिक ग्रिड दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या है? इनमें से कोई भी है। आगे देखते हैं, सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो सहारा कहाँ पे स्थित है? सहारा आपको अफ्रीका में है। कहाँ पे है? अफ्रीका में है। आगे है, लक्षद्वीप समूह किस प्रकार के द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप किस प्रकार का है आपको? तो ये आपको प्रवाल द्वीप है। किस टाइप का है? प्रवाल द्वीप है लक्षद्वीप। आगे देखते हैं हम लोग, 34th क्वेश्चन पे आते हैं। इसका निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में पलायन नहीं करती है? तो कौन सी नदी अरब सागर में पलायन नहीं करती है पूछ रहा है यहाँ पे। ऑप्शन ए पेन्नार, ऑप्शन बी पेरियार, ऑप्शन सी पंबा या ऑप्शन डी नेत्रावती। तो इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? कौन सी नदी नहीं करती है? तो पेन्नार नहीं करती है। आगे है, कॉफ़ी की खेती निम्न पहाड़ियों में से किस में सीमित है? कौन से पहाड़ियों में सीमित है, मतलब कहाँ पे सबसे ज़्यादा या कहाँ पे होती है? तो ये आपको सह्याद्री में। कौन सी? सह्याद्री के पहाड़ियों में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा होती है। आगे है, किस राज्य में साक्षरता में सर्वोच्च दशक 2001 से 11 की विकास दर दर्ज की है? तो कौन से राज्य में? वैसे आपको इस टाइप के क्वेश्चन तो नहीं पूछना चाहिए, पर अगर पूछता है सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चंस तो पूछता ही। अगर बहुत टफ करके पूछेगा तो ये पूछ सकता है। तो ये आपको क्या है? बिहार की। किस राज्य में साक्षरता में सर्वोच्च दशक 2001 से 11 की विकास दर दर्ज की गई है? तो कहाँ पे? आपको बिहार में। और अगर पूछे कि 2011 के सेंसस के हिसाब से सबसे कम साक्षरता वाला कौन सा है आपको, तो ये आपको कौन सा है? बिहार है अपना। आगे है, नम पर्णपाती जंगल कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपको कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सहरसा पूर्णिया जिला में। कहाँ? सहरसा और पूर्णिया जिला में। आगे है, इनमें से कौन बिहार में उत्पादित खनिज है? तो बिहार में कौन कौन से उत्पादित खनिज है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? चूना पत्थर, क्वार्टरजाइट और पाइराइट। चूना पत्थर, क्वार्टरजाइट और पाइराइट हो जाएगा। आगे है, इनमें से कौन सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य है? तो ये उस टाइप का करंट का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? विकास के लिए वैश्विक साझेदारी का विकसित होना। आगे है, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा बनाया गया था? तो किसके द्वारा बनाया गया था आपको? तो ये आपको बनाया गया था अमर्त्य सेन और महबूल उल हक के द्वारा। आगे है, 1 रुपये का नोट और सभी सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो 1 रुपये का जो नोट है और जो सिक्के हैं किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये आपको वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके? वित्त मंत्रालय के द्वारा। आगे है, भारत में हरित क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो हरित क्रांति को किस नाम से जाना जाता है यहाँ पे पूछ रहा है। तो बीज, खाद और सिंचाई की क्रांति। किससे? बीज, खाद और सिंचाई क्रांति। और अगर पूछे कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो ये कौन है आपको? MS स्वामीनाथन। और पूरे विश्व में अगर पूछे तो ये कौन है आपको? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने पिछले वाले वीडियो में भी आपको काफ़ी अच्छे से बताया है कि कौन है पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक, और भारत में कौन है? तो MS स्वामीनाथन है। आगे देखते हैं हम लोग, वैश्वीकरण से भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे कम लाभान्वित हुआ था? तो कौन सा क्षेत्र सबसे कम लाभ में आया था? तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? ये आपको कृषि क्षेत्र हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, 11वीं पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार किए गए मॉडल पर आधारित है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना ये किसके द्वारा तैयार किए गए मॉडल पर आधारित है? तो ये है आपको सी रंगराजन। किसके? सी रंगराजन मॉडल पे है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे 11वीं पंचवर्षीय योजना, तो इससे क्या समझ में आता है कि पंचवर्षीय योजना ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग भी पंचवर्षीय योजना अभी तक नहीं पढ़े हैं या जिनको भी रिवीजन करना है, वो मेरे और भी वीडियोज़ हैं। मिसलेनियस टॉपिक है, आपको ज्ञान बिंदु का जो बुक है उसके मिसलेनियस टॉपिक है विविध भाग। वहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से आपको पंचवर्षीय योजना को कवर किया है और हर एक पॉइंट को कवर किया है। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो चैनल विजिट करके वहाँ से आप लोग उसको देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। आगे है, किस योजना में 100% साक्षरता हासिल करना शामिल किया गया था? तो कौन सी योजना में शामिल किया गया था आपको? तो ये आपको 12वीं योजना में किया गया था। आगे है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील इनमें से कौन सी है? तो सबसे बड़ी मानव निर्मित यहाँ पे पूछ रहा है, तो कौन सी है? गोविंद सागर झील। कौन सी है? गोविंद सागर झील। आगे देखते हैं, तिलैया, मैथन, पंचेत और कोनार बांधों को किस नदी पर बनाया गया है? तो हो सकता है ये उस टाइम के करंट का क्वेश्चन हो, तो उस हिसाब से इसको देखते हुए बस चलेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर नदी पे।
आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है आपको? यूएसए में। आगे है फॉल्ट लाइंस किसने लिखा है? तो फॉल्ट लाइंस किसने लिखा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रघुराम राजन। तो इससे क्या समझ में आया कि बुक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बुक की आपको मिल रही है ना कि अगर कोई करंट में बुक जैसे आता है आपको करंट अफेयर में बुक का एक अलग सा पोर्शन आता है, उसको एकदम ध्यान से पढ़िएगा। आगे है मार्च 2013 तक वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कितने बार बजट प्रस्तुत किया? तो अभी आपको क्या समझ में आया कि निर्मला सीतारमन जी के बारे में देखना है। तो फिलहाल के लिए क्या आंसर हो गया आपको? 8 बजट। आगे है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर कौन है? तो उस टाइम के लिए गवर्नर कौन है ये आपको 2013 का क्वेश्चन पेपर है, तो रघुराम राजन थे। और अभी के लिए कौन है आपको? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है अभी करंटली। आगे है लोकसभा ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2013 कब पारित किया था? तो ये कब पारित किया था आपको? 26 अगस्त 2013 को। आगे है विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? ये थी आपको श्रीमावो भंडार नाइके। कौन थी? श्रीमावो भंडार नाइके। और अगर पूछे कि भारत की कौन थी तो ये थी आपको द आयरन लेडी ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी। आगे देखते हैं हम लोग लाल बख्श की उपाधि किस सुल्तान को दी गई थी? तो लाल बख्श की उपाधि किसको दी गई थी? इसका सही आंसर क्या है आपको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। आगे है चौसा का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो किन के बीच हुआ था? डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे तो ये आपको हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। और अगर पूछे कि चौसा का युद्ध कब हुआ था तो ये हुआ था आपको 1539। कब हुआ था? 1539 ईस्वी को हुआ था। आगे देखते हैं दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे, ये आपको शाहजहां ने करवाया था। किसने? शाहजहां ने करवाया था। आगे है निम्नलिखित में से किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान की? तो कौन से युद्ध ने की थी आपको? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपको बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध तो पता ही होना चाहिए आप लोगों को, और अगर नहीं पता है तो प्लीज़ गूगल करके कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दीजिए, क्योंकि बक्सर का युद्ध तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है भारत में रेलवे लाइन का प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये किसको जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। किसको जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। और अगर ईयर पूछे कि कब स्टार्ट हुआ था तो ये हुआ था आपको 1853 में। कब हुआ था? 1853 में। और कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से ठाणे तक। आगे है भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो ये आपको 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। आगे है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस। क्या था? चर्बी वाला कारतूस। आगे है पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कौन से वर्ष हुआ था? तो ये आपको हुआ था 1526 में। कौन से वर्ष हुआ था पानीपत का युद्ध? तो ये हुआ था आपको 1526 में हुआ था। और किसके बीच में हुआ था अगर ऐसा पूछे तो ये हुआ था आपको इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। किसके? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। आगे देखते हैं हम लोग। और इसी जो युद्ध हुआ था ना आपको पानीपत का युद्ध, इसी से आपको बोला जाता है कि मुगल वंश का स्थापना हुआ था। मतलब मुगल वंश की स्थापना का युद्ध बोला जाता है इसको। आगे है सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? तो ये आपको ब्राह्मी लिपि में। कौन सी? ब्राह्मी लिपि में। आगे है नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था? तो कौन से वंश के दौरान बनाया गया था आपको? तो ये आपको कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया था। तो कौन से वंश से? तो गुप्त वंश से। कौन से? गुप्त वंश। और किसने बनवाया था? तो कुमार गुप्त ने बनाया था। आगे है इनमें से कौन रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ है? तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ है। तो डायरेक्ट इसके आंसर पे आते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? रश्मि रथी। क्या है? रश्मि रथी। आगे देखते हैं फणीश्वर नाथ रेणु कौन थे? फणीश्वर नाथ रेणु कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फणीश्वर नाथ रेणु कौन थे आपको? तो ये थे आपको, इसका सही आंसर क्या है? बी, ये आपको कवि थे। फणीश्वर नाथ रेणु कौन थे? तो कवि थे। आगे है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपको लुम्बिनी में। कहाँ पे? लुम्बिनी में। आगे है इनमें से कौन मगध का शासक नहीं था? तो मगध का शासक नहीं था बोल रहा है यहाँ पे, तो धनानंद, शिशुनाग या बिंदुसार ये लोग तो थे, लेकिन जो कनिष्क है ना वो आपको मगध का शासक नहीं था। कनिष्क है, मगध का शासक नहीं था। आगे है दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है? दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है?
तो ये आपको कौन से काल की है? मौर्य काल की। कौन सी? मौर्य काल की। आगे है देश रत्न की उपाधि किसे दी गई थी? देश रत्न की उपाधि किसे दी गई थी? तो ये आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी गई थी। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी गई थी। तो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अब से ना रेगुलर वीडियोस आएंगी। मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी तो आपको रेगुलर वीडियोस नहीं मिल रहे होंगे, तो इसके लिए आई एम सो सॉरी। लेकिन अगर अभी से ना आपको एकदम रेगुलर वीडियोस मिलने वाले हैं तो आप लोग देखिए और बताइए कैसी लगती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।